ओके गाइस, सो इन अ कंटिन्यूटी ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो हमने पिछली क्लास में एक बेसिक जो है वो पढ़ लिया था कि जो पैरासिम्पैथेटिक है उसका अलग अलग ऑर्गन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा और जो सिम्पैथेटिक सिस्टम है उसका अलग अलग ऑर्गन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग विद पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ओके, सो जो जनरली पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की बात करें तो इसमें हमने पढ़ा था कि जो नर्व फाइबर्स होते हैं वो अराइज होते हैं क्रेनियल रीजन से और सैक्रल रीजन से। तो क्रेनियल रीजन और सैक्रल रीजन से जो है इसके नर्व फाइबर जो हैं वो अराइज होते हैं। ओके, और उसके अलावा सैक्रल रीजन से जो है इसके फाइबर्स अराइज होते हैं। नाउ अब हम इसको जो है थोड़ा सा डायग्राम से जो है समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो है कोलिन है और कोलिन जो है वो फिर जो न्यूरॉन है उसके अंदर आता है। न्यूरॉन में आने के बाद में उसका सबसे पहले जो है वो अपटेक होता है। तो कोलिन जो है वो न्यूरॉन के अंदर आता है, आने के बाद में फिर जो है फॉर एग्जांपल ये इसका अपटेक हो गया। अब जो है उसका जो है कन्वर्जन होना है एसिटाइल कोलिन के अंदर। एसिटाइल कोलिन में कन्वर्जन के बाद में फिर जो है ये वेजिकल के अंदर जाके जो है स्टोर हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोलिन जो है वो न्यूरॉन के अंदर आया, उसका अपटेक हुआ, अपटेक होने के बाद में जो है फिर उसका कन्वर्जन होता है। कन्वर्जन होने के बाद में वो एसिटाइल कोलिन की फॉर्म के अंदर जो है वो स्टोर हो जाता है। नाउ उसका फिर उसके बाद में क्या होता है वो साइनेप्स में जो है वो रिलीज हो जाता है। रिलीज होने के बाद में क्या होता है यहाँ पे दूसरा न्यूरॉन है और इसके अपने कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर लिया था। उन रिसेप्टर्स के बारे में अभी और अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो है रिसेप्टर होते हैं। अब ये रिसेप्टर पर आकर जो है ये फिर क्या करता है बाइंड करता है। ओके, अब हमने एसिटाइल कोलिन अगर हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर बन रहा है तो उसका एक लिमिटेड टाइम होता है वर्क करने का। उसके बाद में क्या होता है उसका एक्शन खत्म हो जाता है। तो जो एक्शन खत्म होता है वो मेटाबॉलिज्म के थ्रू होता है। हमने अपना फार्माकोकाइनेटिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो एक्शन जो खत्म हो जाता है वो मेटाबॉलिज्म के बाद में जो जनरली वो हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो जो एसिटाइल कोलिन है इसका जो मेटाबॉलिज्म करवा रहा है तो वो एक एंजाइम है ऐसा एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस। तो ये जो एंजाइम है ये क्या करता है, ये एसिटाइल कोलिन का जो है वो मेटाबॉलिज्म करवा देता है। ओके, अब अगर हमें फॉर एग्जांपल ये अच्छा ये हो गया। अब होता क्या है कि हमने यहाँ पे अपटेक करवाया, कोलिन अंदर आ चुका है, उसके बाद में एसिटाइल कोलिन में कन्वर्ट हुआ, फिर स्टोर हो गया। अब यहाँ पर ये रिलीज तो तब होगा ना जब नर्व इम्पल्स आएगा। तो जब भी कोई नर्व इम्पल्स एप्रोप्रिएट वे में जो है आएगा तो उसके नतीजे में क्या होगा ये एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हमें कुछ कंडीशंस ऐसी आई कि हमें जो है एसिटाइल कोलिन को रोकना है या कम करना है तो हम किस तरह से, मतलब अगर हम कोई मेडिसिन दें या कैसे करें तो हम उसको किस तरह से हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं या उसके इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल ये कोलिन है, कोलिन जो है एंटर किया, एंटर करने के बाद में जो है फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कन्वर्ट हुआ एसिटाइल कोलिन में। उसके बाद में फिर क्या हुआ ये वेजिकल में आके जो है स्टोर हो गया। क्लियर? नाउ उसके बाद में फिर ये रिलीज हुआ। रिलीज होने के बाद में फिर क्या हुआ कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल सेकंड न्यूरॉन है। अब यहाँ पर जो है ये क्या हुआ कि रिसेप्टर के ऊपर इसको काम करना है, एक यहाँ पे तो ये जो है उसके बाद में इसका जो है मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। और मेटाबॉलिज्म कौन करवाएगा, एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम करवाएगा। सेम पहली वाली रिपीट हो रही है बात। ओके, तो अगर हम इसका इफेक्ट जो है कम करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है इसको मतलब हम इसे रोकना चाहते हैं तो हम किन किन स्टेज पर जो है इसको रोक सकते हैं। तो पहली स्टेज पे तो हम इसको यहाँ पे रोक सकते हैं कि अगर हम उसको जो है एंट्री ना आने दें, ठीक है, तो वहां पे वो रुक। सो अगर हमने उसको जो है एंट्री ही नहीं दिलवाई अंदर तो जो है वो मतलब एसिटाइल कोलिन आएगा ही नहीं। दूसरी बात है कि अगर हम एसिटाइल कोलिन को वेजिकल के अंदर जो है स्टोर होने से रोक दें तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन है कि अगर हम उसके रिलीज को ही रोक दें, क्योंकि यहाँ पे रिलीज हो रहा था ये साइनेप्स में, तो यहाँ पर जो हो गया। अच्छा, ये तीन इफेक्ट हो गए। चौथा इफेक्ट जो है वो हम बढ़ाने वाला करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम एसिटाइल कोलिन एंजाइम जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम है अगर हम इसको जो है ब्लॉक कर दें तो क्या होगा कि उसका मेटाबॉलिज्म जल्दी नहीं होगा, क्योंकि यही एंजाइम था ना जो एसिटाइल कोलिन को जो है जल्दी जल्दी मेटाबोलाइज करवा रहा था। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर इस एंजाइम को जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो ब्लॉक करने से क्या हुआ कि ये एंजाइम तो हट गया, अब देर से मेटाबॉलिज्म होगा, यानी कि अब इसका इफेक्ट थोड़ा और बढ़ जाएगा। तो जो चौथी कंडीशन है वो इन तीनों के अपोजिट है। तो जो पहली वाली कंडीशन है, पहली वाली कंडीशन के अंदर जो हम जो है मेडिसिन जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं हेमिकोलिनियम। ओके, तो जो हेमिकोलिनियम है उसने क्या करा कि हेमी का मतलब हाफ, तो उसने क्या करा आधे ही कोलिन को जो है वो एंट्री दी, मतलब आधे ही कोलिन को जो है वो अंदर आने दिया। तो इसने क्या करा कि मतलब इसने अलाउ किया हाफ ऑफ द कोलिन, हाफ ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके,
जो दूसरे नंबर की जो ड्रग है जो वेजिकल में जो है स्टोर होने से बचा रही है, उसका जो मतलब वो जो ड्रग है वो है वेजामिकॉल। वेजामिकॉल जैसे कि नाम से पता चल रहा है, वेजा वेजा मतलब वेजल, मतलब एक हिंट लग जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये एसिटाइल कोलिन को जो है वो वेजिकल के अंदर जो है वो आने से जो है वो रोकेगा। तो इट प्रिवेंट एंट्री ऑफ ACH इनटू वेजिकल। ओके, तो ये सेकंड नंबर वाली। थर्ड में जो है, जो थर्ड यहाँ पर था जो रिलीज को रोक रहा था, तो उसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो है बोट्यूलिनम टॉक्सिन। बोट्यूलिनम टॉक्सिन। सो ये क्या करता है, ये रिलीज को रोक देता है। तो ये जो है इनहिबिट कर देता है द रिलीज ऑफ एसिटाइल कोलिन। ओके, चौथी वाली जो मेडिसिन है जो फोर्थ नंबर पे जो काम कर रही है ये वाली। ओके, इसको मैं थोड़ा सा अलग कर देता हूं ताकि ये जो है कंफ्यूजन ना रहे। तो फोर्थ वाली जो है वो तो जिसे कहते हैं कि स्टिमुलेटर हो गई, क्योंकि उसने एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस को ब्लॉक कर दिया, तो उससे जो है वो इफेक्ट ज्यादा बढ़ गया। तो चौथे नंबर पे जो मेडिसिन है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ये फाइजोस्टिगमिन होती है। ओके, नाउ अब बात करते हैं हम, ये तो हो गई कि ड्रग कहाँ कहाँ पर काम कर सकती है। ओके, एक प्लेटफॉर्म हो गया कि यहाँ पर हम इसको रोक सकते हैं। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि रिसेप्टर कौन कौन से होते हैं कोलिनर्जिक वाले सिस्टम में, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के अंदर जो है वो रिसेप्टर क्या है। तो इसको हम रिसेप्टर ऑफ एसिटाइल कोलिन, और हम इसको कह सकते हैं कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कोलिनर्जिक रिसेप्टर। ओके, तो जनरली जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं। ओके, तो दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक को हम कहते हैं निकोटोनिक रिसेप्टर और दूसरे को हम कहते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। सो पहले वाले जो हुए उसे हम कहते हैं निकोटोनिक या निकोटोनिक रिसेप्टर, और एन से हम इसको जो है डिनोट करते हैं। और जो दूसरे वाले रिसेप्टर है उसको हम कहते हैं मस्करेनिक रिसेप्टर। मस्करेनिक, इसको हम जनरली एम से जो है वो डिनोट करते हैं। ओके, सो जो निकोटोनिक जो रिसेप्टर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एन और एक होते हैं एन। तो जो एन रिसेप्टर होते हैं दैट मीन्स ये कि नर्व एंड नर्व जंक्शन, नर्व एंड नर्व जंक्शन, नर्व एंड नर्व जंक्शन मेनली प्रेजेंट कहां पर होते हैं, गैंग्लियन पे, क्योंकि हमने गैंग्लियन पे लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो नर्व जहां पर दो जुड़ रही हैं उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। ओके, दूसरे वाले जो होते हैं वो होते हैं एनएम रिसेप्टर। एनएम रिसेप्टर का मतलब क्या है, नर्व मसल जंक्शन। सो जो एन और एम वाले यानी कि एनएम रिसेप्टर होते हैं वो नर्व मसल जंक्शन पर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब मस्करेनिक की बात करते हैं। तो मस्करेनिक के अंदर जो पहला रिसेप्टर होता है M1 रिसेप्टर, वो कहां पर प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है स्टमक के अंदर, स्टमक में प्रेजेंट होता है। और इसका काम क्या होता है, इसका काम वही होता है कि स्टमक में जो है एसिड के सिक्रीशन को इंक्रीज करवाने का काम होता है M1 रिसेप्टर का। तो जो M2 रिसेप्टर है वो कहां पर प्रेजेंट होता है, तो M2 रिसेप्टर जो प्रेजेंट होता है वो हार्ट में प्रेजेंट होता है। ओके, तो अगर हम बात करें हार्ट में क्या काम करेगा, तो ये वही काम करेगा जो पैरासिम्पैथेटिक का जो एक्शन था, क्योंकि हम ये सारी बात किसके संदर्भ में कर रहे हैं, सारी बात हम कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक की। तो पैरासिम्पैथेटिक में जो हार्ट का इफेक्ट आ रहा था यानी कि वो ब्रेडिकार्डिया कर रहा था, तो वो सेम यहीं पर ही है, क्योंकि रिसेप्टर भी तो पैरासिम्पैथेटिक के है ना। तो M2 अगर स्टिमुलेट हुआ तो उसने क्या किया, उसने जो है वो ब्रेडिकार्डिया को करवा दिया, ब्रेडिकार्डिया। नाउ M3 रिसेप्टर, तो जो M3 रिसेप्टर है वो जो प्रेजेंट होते हैं वो ऑल अदर पार्ट्स में कह सकते हैं वो वहां पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो ब्रोंकस में प्रेजेंट है, ब्रोंकस में, तो ब्रोंकस में इसने क्या किया, कंस्ट्रिक्शन करवा दिया, तो वो हो जाएगा ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर। ओके, तो वो हो जाएगा ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्टर। अगर ये जो है जीआईटी में प्रेजेंट है तो जीआईटी के अंदर क्या करवा रहा था पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, वो डायरिया करवा रहा था, तो ये डायरिया हो जाएगा। उसके अलावा अगर ब्लैडर में प्रेजेंट है, ब्लैडर में है जो, तो उसमें क्या हो जाएगा कि यूरिन जो है उसका फ्लो को इंक्रीज कर देगा। ओके, अगर ग्लैंड्स में, तो ग्लैंड्स में पैरासिम्पैथेटिक का क्या फंक्शन था, तो वो सिक्रीशन को इंक्रीज करवाने का काम था। ओके, तो सिक्रीशन जो है वो इंक्रीज हो गया। अगर प्यूपिल के ऊपर बात करें तो प्यूपिल में क्या होगा, तो प्यूपिल में क्या होगा कि वो जो है फिर मियोसिस को जो है प्रोड्यूस करवा देगा। ओके, सो दिस इज द रिसेप्टर। और अगर वो काम कर रहे हैं, जैसे M3 रिसेप्टर है वो कहां पर काम कर रहा है, तो वो जो है यहाँ पर है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले जो है वो
स्टमक आया, ठीक है, उसके बाद में जो है फिर हार्ट आया, उसके बाद में फिर सारी बाकी की चीज आई। ओके, तो पहले खाना खाओ यानी कि स्टमक, फिर दिल लगाओ यानी कि हार्ट, और उसके बाद में फिर बाकी जो चीज है वो अदर उसमें आता है। ओके, अब हम बात करेंगे वो ड्रग जो कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर जो है वो काम करती हैं। सो ड्रग्स एक्टिंग ऑन कोलिनर्जिक रिसेप्टर, जो दवाइयां कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर जो है काम करती हैं। जनरली जो है इसको हम एक क्लासिफिकेशन के तौर पे करते हैं। ओके, सो दो कैटेगरी में इसको हम डिवाइड करते हैं। ओके, जो पहली कैटेगरी है उसको हम कहेंगे पैरा सिंपैथोमाइमेटिक, माइमेटिक यानी कि मिमिक्री, पैरासिम्पैथेटिक की मिमिक्री करने वाला। जो दूसरा है वो है पैरा सिंपैथोलिटिक, लिटिक का मतलब तोड़ने वाला। ओके, अब जो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक है इसके अंदर जो है फिर फर्दर दो इसकी जो है क्लासिफिकेशन हो जाती है। एक वो होती है जो डायरेक्टली एक्टिंग होती है, सो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक लिख रहा हूं मैं, पी से पैरासिम्पैथोमाइमेटिक। और जो दूसरा है वो है इनडायरेक्टली एक्टिंग, तो इनडायरेक्टली एक्टिंग। ओके, तो एक जो डायरेक्टली एक्टिंग होता है उसमें जनरली होता क्या है कि ड्रग जो है वो डायरेक्टली रिसेप्टर पर जाकर काम करती है। जो ड्रग होती है वो डायरेक्टली आकर जो है रिसेप्टर पर काम करती है, तो वो आती है किसमें, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक के अंदर। और अगर कोई ड्रग ऐसी है जो ACHE को जो है वो यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को अगर कोई ड्रग जो है वो इनहिबिट कर रही है तो वो भी इफेक्ट बढ़ा रही है ना। इनहिबिट करने का मतलब ये कि वो मेटाबॉलिज्म देर से होगा, ज्यादा से ज्यादा एसिटाइल कोलिन जो है वो काम कर सकेगा। तो जो इनडायरेक्टली के अंदर आएंगी ड्रग वो वही आएंगी जो कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को जो है वो ब्लॉक कर दें। ओके, तो हम बारी बारी से पढ़ लेंगे। तो जो पहला नंबर है वो है डायरेक्टली एक्टिंग का। ओके, सो डायरेक्टली एक्टिंग, जो डायरेक्टली एक्टिंग होती है तो हमने सबसे पहले उसके बारे में ये जाना कि ये जो है ड्रग डायरेक्टली एक्टिवेट द रिसेप्टर्स। ओके, सबसे पहली चीज हमने पढ़ी। अब इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, तो सबसे पहले तो एसिटाइल कोलिन ही होगा। ओके, उसके बाद में जो आती है वो आती है बिथेनिकॉल। ओके, बिथेनिकॉल जनरली जो है वो ब्लैडर के ऊपर, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसके ऊपर काम करती है। ओके, और ब्लैडर में भी कब काम करती है, जब यूरिन रिटेंशन होता है तो हम उसको कहते हैं एटोनिक ब्लैडर। तो ये क्या करती है, जो यूरिन रिटेंशन होता है उसको प्रिवेंट करती है, तो हम कह सकते हैं प्रिवेंट या क्योर यूरिन रिटेंशन। ओके, सो ये पहला, ये दूसरा। तीसरी जो होती है वो होती है मीथाकोलिन। ओके, जो मीथाकोलिन होती है वो क्या करते हैं, उसको हम यूज करते हैं किसमें, टैकीकार्डिया में, यूज्ड इन टैकीकार्डिया। ओके, जो फोर्थ वन होती है वो होती है कार्बाकॉल। गाइस, जो कार्बाकॉल है वो उसको हम जो निकोटोनिक रिसेप्टर है उसके ऊपर भी काम करवा सकते हैं और मस्करेनिक रिसेप्टर के ऊपर भी काम करवा सकते हैं। तो एंड एम ये दोनों में जो है इस्तेमाल करवा सकते हैं हम इसको। ओके, और जो फिफ्थ वन है वो है पाइलोकार्पिन। तो जो पाइलोकार्पिन है जनरली वो जो है प्यूपिल के ऊपर जो है काम करती है, और प्यूपिल के ऊपर काम करती है और मेनली जो है ग्लोकोमा के अंदर जो है इसको हम यूज करवाते हैं, क्योंकि ग्लोकोमा के अंदर जो एंगुलर जो ओपनिंग होती है आई की, उसके अंदर हम क्या करवाते हैं, उसको कंस्ट्रिक्ट करना होता है। तो ये जो है प्रोड्यूस मियोसिस। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टली एक्टिंग। अगर हम बात करें इनडायरेक्टली एक्टिंग, तो जो इनडायरेक्टली एक्टिंग होती है, जैसे कि हमने पहले पीछे पढ़ा कि जनरली वो क्या होती है, वो होती है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर, यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर होती हैं वो। तो ये इनडायरेक्टली एक्टिंग जो होती है ये भी जो है फर्दर दो कैटेगरी के अंदर जो है वो डिवाइड हो जाती है। एक होती है रिवर्सिबल
एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, और एक होती है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के अंदर भी फर्दर फिर दो तरह की कैटेगरी हो जाती है, होती है लिपिड सॉल्युबल जो कि मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगी, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, और दूसरी होगी वाटर सॉल्युबल जो जनरली जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस नहीं करेगी, वाटर सॉल्युबल ड्रग। ओके, अब जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग और वाटर सॉल्युबल, अगर हम बात करें लिपिड सॉल्युबल ड्रग की, तो इसका जो एग्जांपल है वो है फाइजोस्टिगमिन। यानी कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग का जो एग्जांपल है वो क्या है, फाइजोस्टिगमिन। ओके, फाइजोस्टिगमिन है, जनरली क्या है, टर्शरी अमाइन है, टर्शरी अमाइन है, नेचुरल वे में प्रेजेंट होता है, नेचुरल ड्रग है। ओके, उसके अलावा मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगी, तो मेनली मेम्ब्रेन किस किस की करेगी, जीआईटी की मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगी, ये आई की मेम्ब्रेन क्रॉस कर जाएगी, और ये जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो क्रॉस कर जाएगी। ओके, सो फाइजोस्टिगमिन के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि फाइजोस्टिगमिन जनरली है क्या, कहाँ पर हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने बताया कि फाइजोस्टिगमिन जो है वो ब्लड ब्रेन जो बैरियर है उसको जो है वो क्रॉस कर जाएगी। तो सबसे पहले तो हम जो फाइजोस्टिगमिन है उसको हम यूज करते हैं एट्रोपिन पॉइजनिंग के अंदर। तो फाइजोस्टिगमिन यूज्ड इन एट्रोपिन पॉइजनिंग। गाइस, एट्रोपिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है मस्करेनिक रिसेप्टर को जो है वो ब्लॉक करेगा, और ये जो है क्रॉस कर जाता है किसको, ब्लड ब्रेन बैरियर को। तो जो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है ये क्रॉस कर जाएगा एट्रोपिन, और मस्करेनिक रिसेप्टर को जो है ब्लॉक कर देगा। ओके, तो हम फाइजोस्टिगमिन को जो है वो यूज कर रहे हैं किसके अंदर, जो एट्रोपिन पॉइजनिंग है उसके अंदर। ओके, तो क्योंकि एट्रोपिन के अंदर जैसे बताया कि ब्लड ब्रेन जो बैरियर है उसको क्रॉस करने की एबिलिटी है, और वो मस्करेनिक को भी मतलब ब्लॉक कर देगा, तो हमें कोई ऐसी ड्रग चाहिए जो ब्रेन के बाहर भी काम कर सके और ब्रेन के अंदर भी जो है वो काम कर सके। तो उस कैटेगरी के अंदर फाइजोस्टिगमिन जो है वो सुटेबल है, क्योंकि ये जो है 50% जो है वो ब्रेन के अंदर काम करती है, और 50% जो है वो आउटसाइड भी जो है काम करती है। तो अगर ब्रेन के अंदर काम कर रही है तो वहां पर भी एसिटाइलकोलिन के जो मतलब जिसे कहते हैं जो मतलब कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज करेगी, और अगर बाहर भी है तो बाहर भी जो है वो जनरली क्या करेगी, एसिटाइलकोलिन के जो सिक्रीशन है उसको जो है वो इंक्रीज करने का काम करेगी। ओके, नाउ फाइजोस्टिगमिन का जो सेकंड वो है वो क्या है कि फाइजोस्टिगमिन को जो है हम अल्जाइमर के अंदर भी जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइजोस्टिगमिन को यूज इन अल्जाइमर, कैसे क्या यूज होता है बताते हैं। फॉर एग्जांपल ये ब्रेन है, और ब्रेन के अंदर एक ऐसा एरिया होता है जिसके अंदर क्या होता है, एसिटाइलकोलिन के न्यूरॉन बहुत ज्यादा होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेयर्नर, बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेयर्नर। ओके, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है मेमोरी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी। जनरली होता है क्या कि इस एरिया में जो है एसिटाइलकोलिन के न्यूरॉन है, और ये जो है मेमोरी को रिटेन करने में हेल्प करता है। तो जनरली अगर हम बात करें कि जब बेबी जो है पैदा होता है उसके बाद से लेकर जब तक उसकी डेथ हो या उसकी एज एडवांस होती जाए, तो उसमें क्या होता है, न्यूरॉन में कोई डिवीजन नहीं होता है, वो जितने हैं उतने ही हैं, उससे कम तो हो जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। सो एट अ पर्टिकुलर एज में आने के बाद में मतलब 50-60 के अबव क्या होता है कि हम देखते भी हैं कि कुछ लोगों के अंदर जो है वो भूलने की जो एक कंडीशन है वो मतलब डेवलप हो जाती है। तो अगर हम बात करें अल्जाइमर के अंदर, तो उसमें क्या होता है कि जो ये न्यूरॉन का बेसल न्यूक्लियस ऑफ मेयर्नर वाला एरिया है ये क्या करता है, डिजनरेट करने लगता है। जब ये डिजनरेट करने लगता है तो उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन का जो अमाउंट है वो कम होने लगता है। जब एसिटाइलकोलिन कम होने लगता है तो फिर क्या होगा, पेशेंट जो है वो कंप्लेन करेगा मेमोरी लॉस की, कि उसको जो है मेमोरी जो है उसकी लॉस हो रही है। ओके, सो हम इस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, फाइजोस्टिगमिन का इस्तेमाल करते हैं। फाइजोस्टिगमिन जैसे कि नाम से जाहिर है कि वो जो है, और पहले भी हमने जिक्र कर लिया कि वो मतलब ब्रेन के अंदर भी काम करेगी और बाहर भी काम करेगी। ओके, तो जब वो ब्रेन के अंदर जाएगी तो वहां पर जाकर क्या करेगी, फाइजोस्टिगमिन ने क्या काम किया, एसिटाइलकोलिन को जो है उसने इंक्रीज करता है। जब एसिटाइलकोलिन इंक्रीज हो गया तो जो यहाँ पे न्यूरॉन डिजनरेट हो रहे थे और उसकी वजह से एसिटाइलकोलिन जो है वो कम हो रहा था, तो वो जो है प्रिवेंट हो गया। जब वो प्रिवेंट हो गया तो मेमोरी रिटेनिंग में जो है वो उसकी हेल्प हो गई। ओके, सो फाइजोस्टिगमिन को हम इस्तेमाल कर रहे हैं अल्जाइमर के अंदर। फिर एक किसी जमाने तक के जो है एक ड्रग का इस्तेमाल किया जाता था, वो था टॉकप्राइन। लेकिन ये जो ड्रग ऑफ चॉइस थी ये अब नहीं है, मतलब ये ड्रग ऑफ चॉइस थी क्योंकि इसके अंदर जो दो मेजर जो प्रॉब्लम थी, एक तो ये था कि ये शॉर्ट एक्टिंग थी,
और शॉर्ट एक्टिंग होने के वजह से अगर हम इसको पेशेंट को देंगे तो अगर पेशेंट अल्जाइमर का है जिसको मेनली डिमेंशिया हो रहा है तो उसे कैसे याद रहेगा कि मैंने जो है ये दवाई ली थी, उसे दिन में 4 से 5 दफ़ा लेनी पड़ती है अगर क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, तो इसलिए वो पेशेंट जो है वो नहीं ले पाता, उसे दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए हम इसको जो है प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं। उसके अलावा जो है दूसरा ये कि हिपैटोटॉक्सिक होती है, तो हिपैटोटॉक्सिक की वजह से भी जो है इस पर लिवर के जो है बहुत जिसे कहते हैं कि ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट आते हैं, इसलिए इसको जो है प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता। उसके अलावा 3 ऐसी ड्रग आई बाद में जो मतलब बनी जिसको मतलब अल्जाइमर के अंदर दिया जाता है, जिसमें जो है डोनापेजिल, रिवास्टिगमिन एंड गैलेंटामाइन। अगर हम इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी तो इनकी लगभग सेम है कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम इनहिबिटर है, ओके, ये जो है लिपिड सॉल्युबल है और ये जो है लॉन्ग एक्टिंग है, ओके, और ये जो है साथ में क्या है, हिपैटोटॉक्सिक भी नहीं है, तो नॉट हिपैटोटॉक्सिक। और इसका इस्तेमाल करने से जो है पेशेंट जो है वो मतलब एक तरह से जब हिपैटोटॉक्सिक नहीं है तो कह सकते हैं कि कम इसका साइड इफेक्ट है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट दी लिपिड सॉल्युबल ड्रग। नाउ वी आर डिस्कसिंग टू वाटर सॉल्युबल ड्रग, ओके। सॉरी, वाटर सॉल्युबल से पहले एक चीज, ये यहाँ पर जो है लिपिड सॉल्युबल में फाइजोस्टिगमिन जो है वो हो चुका था, एक सेकेंड। सो यहाँ पर जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग की हमने बात कर ली। वाटर सॉल्युबल का जो एग्जाम्पल था वो था न्यूस्टिगमिन, ओके, और ये जो है वो क्वाटर्नरी अमाइन है, यानी कि इसमें जो है वो 4 अमाइन ग्रुप लगेंगे। ये जो है गाइस सिंथेटिक है और क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है तो ये जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, ओके। सो अब हम वाटर सॉल्युबल ड्रग को जो है वो अलग से जो है हम डिस्कस करते हैं, ओके। वाटर सॉल्युबल मेनली इसके अंदर हम 3 दवाइयों को इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहली है न्यूस्टिगमिन, उसके बाद में है पाइरिडोस्टिगमिन और तीसरे नंबर पर है वो है एड्रोफोनियम। अब इसका हम इन दवाइयों का किस किस उसमें कंडीशन में यूज करते हैं। सबसे पहली चीज जो है वो माइस्थेनिया ग्रेविस है, माइस्थेनिया ग्रेविस। जनरली अगर हम बात करें माइस्थेनिया ग्रेविस की तो एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसके अंदर एंटीबॉडीज जो है वो बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं और वो जो है सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती हैं। लेकिन कहां पर डिस्ट्रॉय होता है, क्या होता है, हम बात करते हैं। तो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर जनरली क्या है, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। अब ये जो डेवलप कर रही है वो किसके अगेंस्ट कर रही है, तो जो NM रिसेप्टर होते हैं, याद करिएगा जो निकोटोनिक के जो रिसेप्टर था NM रिसेप्टर, तो उसके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। और जब एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि NM रिसेप्टर जो है वो जिसे कहते हैं वो एक तरह से सही तरह से काम नहीं करता है, उसका एक्शन कम हो जाता है और उसके नतीजे में क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाती है, मसल वीकनेस, ओके। सो माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या हुआ कि एंटीबॉडी बन गई NM रिसेप्टर के अगेंस्ट। NM रिसेप्टर उसकी वजह से क्या हुआ कि सही तरह से काम नहीं कर पाया। जब सही तरह से काम नहीं कर पाया तो क्या हो गया, मसल वीकनेस। ऐसी कंडीशन के अंदर जो पेशेंट है वो क्या क्लिनिकल फीचर लेकर आएगा, वो टोसिस का जो है वो फीचर लेकर आएगा। यानी कि टोसिस का मीन ये है कि जो हमारी जो जिसे कहते हैं कि लिवेटर पाल्पेब्राई वो ड्रॉप आउट हो जाती है, यानी कि वो जो है वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो पेशेंट जो है वो लिवेटर पाल्पेब्राई सुपीरियोसिस, तो ड्रोपिंग हो जाती है और पेशेंट ये क्लिनिकल फीचर लेकर आता है, ओके। तो इसके अंदर जनरली जब हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके ट्रीटमेंट करने की वजह से क्या होता है कि ये जो है जो ये मतलब फीचर आ रहा है, यानी कि जो NM जो है वो सही तरह से काम नहीं कर रहा है, तो इसमें हम जनरली ये करते हैं कि पेशेंट को जो है ना वो एड्रोफोनियम हम इसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो एड्रोफोनियम इंट्रोड्यूस करने की वजह से हमें 2 चीजों का पता चलता है। जो हमारा NM रिसेप्टर है, पहली चीज, जो NM रिसेप्टर है, जो NM रिसेप्टर ने जो है वो डिसफंक्शनिंग दिखाई, ये 2 चीज की वजह से हो सकता है। ये जो है माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से भी हो सकता है और ये कोलिनर्जिक क्राइसिस की वजह से भी हो सकता है। यानी कि जो NM जो की जो डिसफंक्शनिंग हुई, ये अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में जो है वो एसिटाइलकोलिन मिल गए NM रिसेप्टर को, क्योंकि NM रिसेप्टर जो है वो ऑप्टिमल स्टिमुलेशन पर ही वो काम करता है। अगर उससे ज्यादा उसको दिया जाए तो वो जो है काम नहीं कर पाएगा प्रॉपर अमाउंट में, और अगर उससे कम दिया जाए तो भी वो जो है प्रॉपर अमाउंट में काम नहीं कर पाएगा। तो अगर NM रिसेप्टर जो है, अगर NM रिसेप्टर को बहुत ज्यादा जो है एसिटाइलकोलिन मिले, बहुत ज्यादा मिल जाए तो भी वो काम नहीं कर पाएगा, तो उसे हम कहेंगे कोलिनर्जिक क्राइसिस। और अगर एसिटाइलकोलिन कम हो जाए
एसिटाइल कोलिन ही अगर कम हो जाए तो उसके अंदर जो है फिर वो एनएम रिसेप्टर जो है वो काम नहीं करेगा। तो दोनों ही कंडीशन के अंदर जो है वो एनएम रिसेप्टर की जो है फंक्शनिंग कम हो जाएगी, इसमें भी और इसमें भी। अब ये कैसे पता चले कि ये कोलिनर्जिक क्राइसिस है या फिर जो है माइस्थेनिया ग्रेविस की वजह से कॉज हुआ है कि जिसकी वजह से मसल वीकनेस हुई है। तो हम ऐसे कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे कंडीशन के अंदर हम ये करते हैं कि हम एक टेस्ट होता है उसे कहते हैं एड्रोफोनियम टेस्ट। ओके, तो एड्रोफोनियम टेस्ट करवा लेते हैं। एड्रोफोनियम टेस्ट करवा लेते हैं। ओके, सो एड्रोफोनियम टेस्ट करवाने में हम करते क्या है कि पेशेंट को जो है वो एड्रोफोनियम एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, तो हमने जो है इसको जो है पेशेंट के अंदर जो है वो इंट्रावेनसली जो है वो हमने इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब इंट्रावेनसली इंट्रोड्यूस करवा दिया तब दो कंडीशन होगी, या तो जो है मतलब इंट्रोड्यूस करवाने के बाद में क्या होगा, अगर वो माइस्थेनिया ग्रेविस का पेशेंट होगा तो एसिटाइल कोलिन जैसे ही मिलेगा उसे तो वो ठीक हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि या तो वो जो है एसिटाइल कोलिन जो है उसको मिला, इंक्रीज हुआ, तो जो मसल वीकनेस थी वो क्योर हो जाएगी। या तो ये कंडीशन होगी पहली। दूसरी कंडीशन ये होगी कि हमने उसे एसिटाइल कोलिन दिया तो एसिटाइल कोलिन जो है उसकी बॉडी में इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने के बाद में कंडीशन जो है वो वर्सन हो जाएगी और ज्यादा खराब हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने बात करी कि अगर जो है वो अगर जो है वो एनएम रिसेप्टर ज्यादा स्टिमुलेट हो रहा है तो भी जो है वो जो है मसल वीकनेस कर देगा। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है, इस कंडीशन के अंदर एसिटाइल कोलिन का क्राइसिस हो गया, क्योंकि कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। हमें एसिटाइल कोलिन देना ही नहीं था क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतना ज्यादा आ गया कि वो गुस्से में आ गया और उसने अपना काम उल्टा कर दिया। तो हमने और ऊपर से एसिटाइल कोलिन दे दिया, तो एसिटाइल कोलिन देने की वजह से क्या हुआ कि उसका काम उल्टा हो गया और ज्यादा। तो इसके अंदर तो हम ये मतलब ये हो जाएगा कि एसिटाइल कोलिन का क्राइसिस हुआ। और इसके अंदर हम कह देंगे पहली वाली कंडीशन में हमने एसिटाइल कोलिन जो है वो बढ़ा दिया था और मसल वीकनेस ठीक हो गई थी, तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि इस पेशेंट को जो माइस्थेनिया ग्रेविस है, तो फिर उसका जो है माइस्थेनिया ग्रेविस का जो है ट्रीटमेंट होगा। तो ये एड्रोफोनियम का टेस्ट जो कि किया जाता है दो कंडीशन के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए, और क्योंकि एड्रोफोनियम जो है शॉर्ट एक्टिंग टेस्ट है और शॉर्ट एक्टिंग टेस्ट होने की वजह से 5 से 10 मिनट में इसका इफेक्ट जो है खत्म हो जाता है और हमारा जो है वो एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस के रूप में जो है हमारा वो क्लियर हो जाता है कि इसको जो है माइस्थेनिया ग्रेविस है या फिर इसको जो है वो एसिटाइल कोलिन क्राइसिस है। सो इस टेस्ट को जो है वो हम एड्रोफोनियम टेस्ट, पेंसिलॉन टेस्ट या फिर अमाइलोरेटिव टेस्ट भी कहते हैं। ओके, नाउ जब भी हम इस्तेमाल करते हैं न्यूस्टिग्मिन, सो न्यूस्टिग्मिन को हम जब इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज करवा रहे हैं, और दूसरा जो है वो है पायरोस्टिग्मिन, इनको हम यूज कर रहे हैं किसके ट्रीटमेंट में, माइस्थेनिया ग्रेविस में, माइस्थेनिया ग्रेविस। ओके, नाउ अगर हम बात करें न्यूस्टिग्मिन की, तो न्यूस्टिग्मिन जब हम दे रहे हैं पेशेंट को तो न्यूस्टिग्मिन ने क्या काम किया, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा दिया, एसिटाइल कोलिन को बढ़ा दिया। अब इसने जो है एनएम रिसेप्टर पे काम किया और इसने जो है वो एम रिसेप्टर पर काम किया। तो एनएम रिसेप्टर पर काम किया तो इसने क्या करा, माइस्थेनिया ग्रेविस को क्योर कर दिया। तो माइस्थेनिया ग्रेविस, एमजी से डिनोट कर रहा हूं, माइस्थेनिया ग्रेविस को जैसे क्योर कर दिया। लेकिन जो न्यूस्टिग्मिन है उसने क्या काम किया, उसने मस्करेनिक रिसेप्टर पे भी काम किया। तो मस्करेनिक रिसेप्टर पे उसने M1 पे काम किया, उसने जो है M2 पे काम किया, उसने जो है M3 पे काम किया। तो रिमेंबर करें, जब M1 पे काम किया उसने, तो M1 क्या था, स्टमक था, तो क्या होगा, HCl जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। M2 कहां पर था, हार्ट में था, तो हार्ट में क्या काम करवा रहा था, वो ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा उसे। M3 जो था वो कहां पर था, वो ऑल अदर जो ऑर्गन्स थे उसके अंदर हो रहा था, उसकी वजह से ब्रोंकस पर, ब्लैडर पे जो इफेक्ट पड़ रहा था वो। तो कहने का मतलब है कि अगर हम न्यूस्टिग्मिन दे रहे हैं तो न्यूस्टिग्मिन ने जो है वो एनएम उसके ऊपर जो है तो काम किया रिसेप्टर पे और माइस्थेनिया ग्रेविस क्योर कर दिया, लेकिन उसके साइड इफेक्ट इतने ज्यादा आ गए क्योंकि उसने जो है दोनों उस पर काम किया, मस्करेनिक पे भी किया, रिसेप्टर पे और एनएम वाले पे भी। अब साथ में हमारे को जो है न्यूस्टिग्मिन के साथ में हमें जो है एट्रोपिन लगानी पड़ेगी, क्योंकि एट्रोपिन जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या ब्लॉक करेगी, एट्रोपिन सिर्फ और सिर्फ मस्करेनिक रिसेप्टर को जो है ब्लॉक करेगी। तो एट्रोपिन ने क्या करा, सारे मस्करेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, साइड इफेक्ट जो है वो क्योर हो गए। ओके, सो ये जो है वो हम जैसे कहते हैं एट्रोपिन को साथ में लगाते हैं न्यूस्टिग्मिन के, ताकि जो मस्करेनिक रिसेप्टर की वजह से जो साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो नहीं आ पाए। ओके, नाउ इसका सेकंड यूज जो होता है वो होता है कोबरा बाइट के अंदर। जब कोबरा बाइट के अंदर जो है कोबरा बाइट, तो जनरली क्या होता है जब भी कोई मतलब कोबरा टाइप स्नैक जो है वो काटता है तो मेनली क्या होता है कि वो एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, यानी कि एनएम रिसेप्टर ब्लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, मसल वीकनेस हो जाते हैं। अब वो मसल जो है वो थ्रू आउट द बॉडी की वीक नहीं होती है, रेस्पिरेटरी मसल जो है वो वीक करेंगे या जो भी करेंगे, ठीक है। तो जनरली जो भी कहते हैं न्यूरोटॉक्सिक जो होता है, विनोम जो होता है, तो जनरली वो क्या करता है, एनएम रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। ओके, तो इसके ट्रीटमेंट में वही, इसका ट्रीटमेंट में जो हम देंगे, तो ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, न्यूस्टिग्मिन
और न्यूस्टेगमिन अलॉन्ग विथ एट्रोपिन हम जो है पेशेंट को दे देंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, एट्रोपिन ने जो है मस्करेनिक रिसेप्टर के साइड इफेक्ट को ठीक कर दिया और न्यूस्टेगमिन जो है जो एनएम रिसेप्टर को ठीक कर रहा था, तो वो ये काम हो जाएगा, तो वो जो है पेशेंट उसकी जान बच जाएगी। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्सिबल जो वो थी एसिटाइलकोलिन एंजाइम एस्ट्रेज का जो था। अब हम इरिवर्सिबल बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।